हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन और आज एक बार फिर आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 2 ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कंप्यूटेशन कैसे करनी है, किस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है और कुछ तरह के हमने केसेस देखे थे। अब पार्ट 2 में बची हुई बातें करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 25A, जो कि है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट होता क्या है? अनरियलाइज रेंट वो रेंट होता है जो ओनर अपने टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाता। ओनर जो अपने टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाता, जो बैड डेप्ट हो जाता है, जो रेंट। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो उन्होंने बताया हमें जो अनरियलाइज रेंट है वो डिडक्ट होएगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से, विच वी यूज टू अराइव एट इफेक्टिव रेंट। पार्ट 1 में आपको याद होगा इफेक्टिव रेंट कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था। तो उसमें से डिडक्ट करना है, लेकिन इसमें कुछ हमें कंडीशंस हैं। ये डिडक्शन हमें तभी मिलेगी जब ये रूल फोर इंपॉर्टेंट है, जब ये रूल फोर की सारी कंडीशंस, ऑल कंडीशंस जब सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो कौन कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, टेनेंसी इज इन बोनाफाइड, यानी कि जो टेनेंट था वो गुड फेथ में था। नंबर 2, डिफॉल्टेड टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी, यानी कि वो टेनेंट ने कोई और प्रॉपर्टी एसएससी की उस पर उसको रेंट पे नहीं ले रखा है, सिर्फ वो एक सिंगल प्रॉपर्टी थी जिस पे वो रेंट पे नहीं कर पाया। थर्ड है डिफॉल्टेड टेनेंट हैज़ वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन, यानी कि टेनेंट ने या तो वो वाली प्रॉपर्टी छोड़ दिया है या फिर स्टेप्स ले लिए गए हैं, उसको छोड़ने की तैयारी कर चुका है। फोर्थ है असेसी हैज़ टेकन ऑल लीगल स्टेप्स फॉर रिकवरिंग ऑफ यूआरआर, यानी कि जो असेसी था उसने सारे लीगल स्टेप्स भी ले लिए हैं ताकि वो रिकवर कर सके अपना अनरियलाइज रेंट। अब इसमें एक केस आता है कि मान लो कि कभी कोई अनरियलाइज रेंट एसएससी को रिकवर हो गया, यानी कि टेनेंट के पास बाद में पैसे आ गए और फिर वो एसएससी को पैसे वापस करता है। तो उसमें क्या होगा? तो एसएससी को टैक्सेबल हो जाएगा उस ईयर में जब वो रिसीव्ड हुआ है। और हम ये नहीं देखेंगे कि उस टाइम पर उसके पास प्रॉपर्टी वो वाली है या नहीं। अगर नहीं है तब भी हम उसको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे और उसको 30% वाली डिडक्शन भी अवेलेबल होगी, यानी कि एक तरह से 70% पार्ट पे टैक्स लगेगा। तो ये तो था हमारा सेक्शन 25A। फिर आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब कई बार क्या होता है, कोई एक प्रॉपर्टी के बहुत सारे पार्ट्स कर लिए जाते हैं, यानी कि मान लो एक प्रॉपर्टी के 3 पार्ट कर लिए, तो उन पे कैसे टैक्स लगेगा? तो इसमें कहते हैं कि नो नीड टू ट्रीट हाउस प्रॉपर्टी एज अ सिंगल यूनिट। उसको सिंगल यूनिट मानो ही मत। आप उसको ऐसे मान लो कि ये 3 हाउस प्रॉपर्टी हैं और जो भी उसकी फेयर रेंट है, म्यूनिसिपल वैल्यू है, म्यूनिसिपल टैक्स है, वो कंबाइन है। तो उनको अपोर्शन कर लो उस प्रोपोर्शन में जिसमें हमने वो प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रखा है। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था, बाकी तो ट्रीटमेंट इसमें सेम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक टॉपिक आता है सबलेटिंग का। सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मीन्स कि टेनेंट ने किसी और को वो सेम प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, यानी कि मान लो मिस्टर एक्स ने एक प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को रेंट पे दी और मिस्टर वाई ने वही वाली प्रॉपर्टी मिस्टर जेड को दे दी रेंट पे, लेकिन ओरिजिनल ओनर तो मिस्टर एक्स है। तो किसमें क्या ट्रीटमेंट होएगा? जो ओरिजिनल ओनर है उसका तो हाउस प्रॉपर्टी में नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, जैसे हम करते हैं वैसे टैक्स लगेगा। लेकिन जो टेनेंट है यानी कि मिस्टर वाई, उसकी जो इनकम है वो अदर सोर्स में कंप्यूट करी जाएगी, उसमें उस पर टैक्स लगाया जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 2-3, फिर ख़त्म होएगा चैप्टर। फिर आता है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट मीन्स कि कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हाउस के साथ हमें कुछ सर्विसेज भी मिलती है, हम उस पर भी पैसे देते हैं, जैसे कि जनरेटर सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, या फिर हमें हाउस के साथ फर्नीचर मिलता है तो उसका भी रेंट हमें देना पड़ता है। तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट होएगा? तो इसमें हम देखते हैं एक केस आता है, केस से रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड सर्विस इज सेपरेटेबल, यानी कि हम अलग अलग उसका रेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो उस केस में जो हाउस प्रॉपर्टी है वो तो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में, और जो अदर सर्विस है वो टैक्सेबल हो जाएंगी पीजीबीपी और अदर सोर्स में। अब वो क्या पीजीबीपी अदर सोर्स में किस में होंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, उसकी उसकी नीड पे। फिर आता है केस बी, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड सर्विस इज नॉट सेपरेबल।
नॉट सेपरेबल मीन्स कि मान लो कोई सिनेमा हॉल है, उसमें हम मान लो तो कोई सिनेमा हॉल है, उसमें क्या होता है कि हाउस का जो हॉल का रेंट होता है वो भी इंक्लूड होता है, और जो उसमें अंदर एसेट्स लग रहे हैं, उसमें जो चेयर्स लग रहे हैं, प्रोजेक्टर लग रहा है, स्क्रीन लग रहा है, उसका भी रेंट इंक्लूड होता है। तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वो उसमें फिक्स्ड होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो हम उसमें दो केस देखते हैं। अगर एसएससी उसका बिजनेस करता है, तो सिनेमा हॉल में तो बिजनेस ही करता है, तो वो पीजीबीपी में जाएगा। या फिर कोई पीजी है या होटल है, रेस्टोरेंट तो नहीं, ऑडिटोरियम है, तो उसमें जो है कंबाइन होता है, तो उसमें पीजीबीपी में जाएगा। और किसी अदर केस है तो अदर सोर्स में जाएगा। तो ये था हमारा कंपोजिट रेंट। अब आते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा को ओनर्ड प्रॉपर्टी। को ओनर्ड प्रॉपर्टी मीन्स कि एक ही प्रॉपर्टी के एक या एक से ज़्यादा ओनर है। सॉरी, एक ही प्रॉपर्टी के दो या दो से ज़्यादा ओनर है तो वो होता है को ओनर्ड प्रॉपर्टी। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है बाय ऑल द को ओनर्स, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं। और 30,000 और 2 लाख वाली जो हमने करी थी ना, केस 2, अगर आपको याद होगा तो वो ईच ओनर को मिलता है, ईच ओनर को मिलता है ये वाली 30,000 या फिर 2 लाख वाला केस 2। लेकिन अगर वो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, वो लेट आउट है, उन्होंने किसी को रेंट पे दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको नॉर्मल मैनर से कंप्यूट करेंगे टैक्स, जैसे हम करते थे केस 1 में। और उसके बाद जो इनकम आएगी उसको को ओनर्स के बीच में उनके शेयर्स में डिवाइड कर देंगे। सिंपल है, ठीक है। फिर अगर हम देखना है लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी, कि हमने हाउस प्रॉपर्टी में जब हमने इनकम निकाली तो इनकम नहीं, वो लॉस आ गया, तो उसमें क्या करेंगे। तो लॉस में हम देखते हैं पहले, या तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, यानी कि मान लो कि आपके दो हाउस हैं, एक में लॉस आ गया, एक में प्रॉफिट आ गया, तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं और इसको फिक्स कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इंटर हेड एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारे 5 हेड होते हैं उसमें से अगर मान लो कि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आया लेकिन पीजीबीपी में गेन है या फिर सैलरी में गेन है, तो हम उससे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिट है, मैक्सिमम 2 लाख तक हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 2 लाख से ज़्यादा का लॉस है तो हमें उसे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और एक और बात कि हम इसको कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते इंटर हेड में, ठीक है, कैजुअल इनकम जिस पे 30% का टैक्स लगता है। फिर कैरी फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड कह रहा है कि हम मैक्सिमम 8 ईयर्स तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इस लॉस को। अगर 8 ईयर्स के बाद भी कोई लॉस बच जाता है तो वो लैप्स हो जाएगा, उसका बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे 8 ईयर्स के बाद। फिर एक आता है लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, डीम्ड ओनर, सेक्शन 27। डीम्ड ओनर मीन्स कि मानो या ना मानो, हम तो आपको इस प्रॉपर्टी का ओनर मान ही लेंगे। तो पहला केस इसमें कहता है ट्रांसफ़र ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर दिया और उससे कोई कंसिडरेशन नहीं ली या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ली है, तो एसएससी के हाथ में ही उसको टैक्सेबल माना जाएगा। और लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर वो एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के चलते उसको हमने दिया है, तब उस पे स्पाउस को ही टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है स्पाउस। बहुत लोगों को लगता है कि स्पाउस का मतलब होता है वाइफ, ऐसा नहीं है। ये हस्बैंड के लिए स्पाउस वाइफ होती है और वाइफ के लिए स्पाउस हस्बैंड होता है, तो ये दोनों के लिए है। फिर सेकंड केस आता है ट्रांसफ़र ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ये सेम ऊपर वाले की तरह है कि अगर माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफ़र कर दी फ्री में या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे, तब भी हम उस एसएससी को ही जो है ओनर मानेंगे और उस पर ही टैक्स लगाएंगे। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि अगर हमने ट्रांसफ़र करा माइनर मैरिड डॉटर को, तब ये वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आता है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कोई एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने कोई हाउस अपने ही मेंबर को दे दिया है, तब भी हम उसमें इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फोर्थ आता है पोजेशन होल्डर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि मान लो कि कोई हाउस की डील हुई, बायर ने कैश भी दे दिया और जो ओनर था, ओरिजिनल ओनर, उसने पोजेशन भी दे दिया, लेकिन जो हाउस प्रॉपर्टी है वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवाई गई है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो उस केस में भी हम पहले वाले ओनर पे ही टैक्स लगाएंगे हाउस प्रॉपर्टी के अंडर। लास्ट आता है इसमें पर्सन टू होम हाउस प्रॉपर्टी इज लीज्ड आउट फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर्स, यानी कि मान लो कि किसी को हमने लीज पे दे रखा है कोई प्रॉपर्टी और उसको हमने 12 साल से दे रखा, 12 साल हो गए उस प्रॉपर्टी को दिए हुए, तो जिसको हमने प्रॉपर्टी दी है वो डीम्ड ओनर बन जाएगा और उस पर फिर टैक्स लगाया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर। तो ये पूरा चैप्टर था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।